बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द अकाउंटिंग रेशोज़। द परचेज कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज में बी शोन एज। इनका रिलेशनशिप कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का क्या होता है। इसमें जब कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्लस करें तो सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है मार्कअप एंड मार्जिन। व्हाट इज़ मार्कअप एंड मार्जिन? When shown as a fraction or percentage of the cost price, the gross profit is shown as the markup. जब हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर करें कॉस्ट प्राइस के साथ, उसकी फ्रैक्शन लें इसके साथ कॉस्ट प्राइस के साथ, देन वी विल फाइंड आउट द मार्कअप। इसको हम मार्कअप कहते हैं। और जब इसी फ्रैक्शन को हम अकॉर्डिंग टू द ग्रॉस प्रॉफिट को देखें, अकॉर्डिंग टू द उसको कंपेयर करें सेलिंग प्राइस के साथ, उसकी फ्रैक्शन लें, तो वही ग्रॉस प्रॉफिट है जो उसको हम मार्जिन कहते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। वी कैन कैलकुलेट मार्जिन एंड मार्कअप यूजिंग दिस एग्जांपल। अगर हमारे पास किसी चीज़ की कॉस्ट प्राइस है 4 पाउंड्स और उसका ग्रॉस प्रॉफिट है 1, तो उसकी सेलिंग प्राइस जाहिर सी बात है 5 होगी, क्योंकि हम कॉस्ट और प्रॉफिट को प्लस करके सेलिंग प्राइस हासिल करते हैं। इसकी जो है रिलेशनशिप ये है। अब इसकी फ्रैक्शन देख लेते हैं कैसे, हमने जो डिस्कस किया कि फ्रैक्शन के हिसाब से मार्कअप और मार्जिन क्या होता है। इसमें मार्कअप अगर हम इसको फ्रैक्शन में देखें, जैसे मार्कअप इज़ इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। मीन्स कि इसकी फ्रैक्शन को अगर ग्रॉस प्रॉफिट को हम कंपैरिजन करें, उसकी फ्रैक्शन लें अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, उसको कंपेयर करें कॉस्ट के साथ, तो हम इसको मार्कअप कहते हैं एज अ फ्रैक्शन। और इफ़ रिक्वायर्ड एज परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको परसेंटेज में लेना चाहें तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल फाइंड आउट इन परसेंटेज। लाइक अगर हम 1 है, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 1 है और उसकी कॉस्ट 4 है, तो यह हम कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट को कॉस्ट के हिसाब से देख रहे हैं, तो 1 होगा ग्रॉस प्रॉफिट और ओवर कॉस्ट होगी, तो कॉस्ट 4 है, 1/4 हो जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमें ये परसेंटेज में मालूम हो जाएगा, दैट इज़ 25%, दैट विल बी। और नेक्स्ट है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? मार्जिन को अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर करें सेलिंग प्राइस के साथ फ्रैक्शन में देखें, तो मीन्स के ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेलिंग प्राइस, तो दैट विल बी कॉल्ड मार्जिन। और अगर हम इसको परसेंटेज में देखना चाहें तो हम मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं, जैसे इसमें किया हुआ है। अब हमने देखा था उस स्लाइड में कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग प्राइस था, तो मीन्स के 4 + 1 इज़ इक्वल टू 5। अब हम 1 जो है ग्रॉस प्रॉफिट, उसी को सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे, दैट इज़ 5। 1/5, 1/5 को अगर हम देखें तो इट मीन्स के अगर 5 सेलिंग प्राइस हो, उसमें 1 जो होगा वो ग्रॉस प्रॉफिट है। जाहिर सी बात है, तो 4 उसमें अगर 1 ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दिया जाए सेलिंग में से, तो कॉस्ट 4 होगी। और अगर हम इसको कंपैरिजन इस फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में देखें कि ग्रॉस प्रॉफिट कितने परसेंट है सेलिंग प्राइस का, तो हम इसको देख सकते हैं मल्टीप्लाई 100 करके 20%, दैट विल बी। नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेटिंग मिसिंग फिगर्स। अब हम इसको मिसिंग फिगर्स को इस परसेंटेज के साथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें परसेंटेज दी गई हो, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। नाउ वी कैन यूज़ दीज रेशियोज टू कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट्स where some of the figures are missing. In all the examples we shall assume that all the goods in a firm have the same rate of markup, उनमें सेम रेट है मार्कअप का, एंड इग्नोर वेस्टेज एंड थेफ्ट ऑफ गुड्स। मीन्स के जो वेस्ट हुआ थोड़ा बहुत उसमें, या चोरी हो गई है गुड्स, मीन्स के हम इन्वेंट्री को टोटल लेंगे, ना कि हम फिज़िकली लेंगे कि अगर वेस्ट हो गया है तो थेफ्ट ऑफ गुड्स हो गई हैं, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे इन चीज़ों को। अब एग्जांपल 1 में हम देखते हैं द फॉलोइंग फिगर्स आर फॉर द ईयर 2011 में है। इन्वेंट्री 1/1/2011 मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री है 400 पाउंड्स एंड
क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 600 पाउंड्स है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर जो है 5200 है। द यूनिफॉर्म रेट ऑफ मार्कअप ऑफ 20% इज़ अप्लाइड। अब उसमें मार्कअप अप्लाई किया जाता है 20%। अब मार्कअप क्या है, मीन्स के मार्कअप होगा जो हम ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे ऑन कॉस्ट के, कॉस्ट के हिसाब से उसको ग्रॉस प्रॉफिट को देखेंगे, मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट। रिक्वायर्ड क्या, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द सेल प्राइस, जो सेल्स फिगर है, फिगर्स को देखेंगे। इन दो फिगर्स नहीं है हमारे पास, और इसमें मार्कअप दे दिए गया और 3 ये फिगर्स दे दी गई हैं, क्लोजिंग और ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस। अब हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें नीचे ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन दिया गया जिसमें इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011 है। इसमें सेल्स उसमें दी गई है, ग्रॉस प्रॉफिट हम ऐसे ही बनाएंगे इसमें, लेकिन सेल्स नहीं दी गई। हम जो जो पुट वैल्यूज़ हमारे पास होंगी उसको पुट कर देंगे। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स में होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, उसको कर देंगे। लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमारे पास है, उसको लेस कर देंगे। और हमारे पास क्या है जी, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है और हमारे पास सेल्स भी नहीं है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ होती तो हम उसको लाइक ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो हम उसको प्लस करके कॉस्ट में, तो हमारे पास सेल्स प्राइस आ सकती थी। लेकिन हमारे पास ना ही सेल्स है ना ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन हमारे पास परसेंटेज दी हुई है कॉस्ट की, जिसको हम कॉस्ट की परसेंटेज में से देखेंगे। कॉस्ट हमारे पास आ गई है क्योंकि 5000। अब इसको हम देखेंगे कैसे हम करेंगे। इसका रिलेशनशिप हमने पढ़ा हुआ है, कॉस्ट प्राइस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस। अब हमारे पास 20% है मार्कअप, दैट इज़ 20%। अब अगर 20% मार्कअप एट मीन्स 20% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है। ऑन कॉस्ट मीन जब कॉस्ट के ऊपर है 20%, मीन के कॉस्ट मस्ट 100%, तो कॉस्ट 100% होगी तो उसका 20% ले रहे हैं, तो इट मीन्स हम इसको 100 कॉस्ट को हम 100% कहेंगे, लाइक दिस कि 20% अगर ऑन कॉस्ट है तो कॉस्ट डेफिनेटली 100% होगी। तो कॉस्ट और प्रॉफिट का जो है वो सम होता है सेलिंग, तो हम इसको 120% कहेंगे, जाहिर सी बात है। जब कॉस्ट को प्रॉफिट में प्लस करते हैं तो सेलिंग प्राइस आती है, तो इट मीन्स कि 20% अगर मार्कअप है तो कॉस्ट प्राइस 100% होगी और सेलिंग प्राइस 120% होगी, क्योंकि 100 + 20 120% होगी। इसमें हम फिगर देखते हैं, हमें कॉस्ट प्राइस दी गई, कॉस्ट की फिगर दी गई है 5000 हमने निकाली है, जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने किया 5000, हमें फाइंड आउट हमने किया तो 5000 आ गया। तो उसने 20% ऑन कॉस्ट का हुआ है, तो 20% कॉस्ट का ले लेंगे। 5000 है कॉस्ट, कॉस्ट का 20% कितना होगा जी, 5000 मल्टीप्लाई 20% तो 1000, हम फाइंड आउट कर लिया। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, 5000 + 1000 इज इक्वल टू 6000, और ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई है। सेम इसी में हम देख रहे हैं जैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, इसी में भी ये देखें यही मेथड अपनाया गया है। 5000 + 20% है इज इक्वल टू सेल्स है, तो इसमें जब 5000 का 20% लेंगे तो 1000 होगा, तो 5000 + 1000 इज इक्वल टू 6000। ये 6000 हम फाइंड आउट कर लेंगे इसमें सेल्स। तो सेल्स फिगर जब पुट आउट करेंगे तो जाहिर सी बात है सेल्स हमारे पास आ गई, तो उसमें से कॉस्ट हमारे पास पहले ही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 6000 लेस 5000 इज इक्वल टू 1000। तो 1000 हमने पहले भी फाइंड आउट कर लिया क्योंकि 20% 5000 का 20% 1000 था। और हमारे पास नेक्स्ट है जी एग्जांपल 2 है, अनदर बिजनेस हैज़ द फॉलोइंग फिगर्स। इसमें इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, लेकिन यहाँ पे सेल्स दी गई है परचेजेस की जगह उसमें, और 25% दिया गया है जी मार्जिन। उसमें मार्कअप था, हमारे पास अब मार्जिन है। इसमें रिक्वायर्ड द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द फिगर ऑफ परचेजेस, परचेजेस की फिगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। इसमें देखिए हमारे पास आया ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन दिया गया, इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011। यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट का सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट सेक्शन हमें दिया गया। इसमें हमारे पास जो जो फिगर्स हैं हम उसको पुट कर देंगे। सेल्स दी गई है
6400 है और लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी गई है 500 और परचेजेस हमारे पास नहीं है तो इसको हम वैसे रहने देंगे प्लस परचेजेस, और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास है 800, उसको पुट कर देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है हमारे पास, इसको वैसे ही रहने देंगे। अब हम देखते हैं हमारे पास 25% चूँकि मार्जिन है, इसके हिसाब से हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स प्राइस होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या हमें मार्जिन दिया गया 25%, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास जो है वो अकॉर्डिंग टू द सेल्स दिया गया। तो मार्जिन जो आएगा सेल्स के ऊपर होता है। ग्रॉस प्रॉफिट को अगर सेल्स के साथ कंपेयर करें तो इट मीन्स 25% उस पे होगा, सेल्स पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब 25% अगर सेल्स का है मार्जिन, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है, मार्जिन को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब जब 25% सेल्स का होगा इट मीन्स सेल्स विल, अब हमारे पास अगर ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स होगा तो 25% अगर ग्रॉस प्रॉफिट है ऑन सेल्स तो इट मीन डेफिनेटली सेल्स विल बी 100%। अगर सेल्स 100% है तो कॉस्ट 75% होगी, क्योंकि अगर क्योंकि हम कॉस्ट और प्रॉफिट का सम जो है सेल्स के इक्वल होता है, मीन्स 75 + 25 इज इक्वल टू 100%। अब हमारे पास सेल्स दी गई है 6400। अब इसका हम 25% लेंगे क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है तो ग्रॉस 25% ऑफ सेल्स है, तो 25% हम सेल्स का जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6400 × 25%, तो हमारे पास आ जाएगा 1600। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट मीन्स 6400 लेस 1600 तो हमारे पास 4800 आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इसको हम ये देखते हैं, जैसे ये मैं आपके सामने किया भी होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स लेस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हमारे पास है जी 25% मार्जिन है। मार्जिन मीन्स के ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। जब ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स निकालेंगे इट मीन्स 25% ऑफ सेल्स। 25% ऑफ 6400 दैट विल बी 1600, और जब 1600 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा उसको लेस करेंगे सेल्स में से तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। तो इसको हम पुट करेंगे जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को या ग्रॉस प्रॉफिट को, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे अगर 4800 करेंगे 4800, तो इसको लेस करेंगे हम सेल्स में से, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। में दोनों फाइंड आउट कर ली हमने फिगर्स। जब हमें दोनों फिगर्स फाइंड आउट होगी तो हमारे पास अब डेफिनेटली परचेज को भी हम देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास है जी परचेजेस कैसे आई है, तो हमारे पास परचेजेस आ गई 4800 है हमारे पास। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब हम इसको प्लस करेंगे 4800 में 800 को, 4800 में 800 को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो इन्वेंट्री प्लस परचेजेस का सम आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 5600। अब चूँकि 5600 जो है वो इन्वेंट्री और परचेजेस का सम है, तो जितनी इन्वेंट्री होगी उसमें देख लेंगे कितना डिफरेंस है, वही परचेजेस होगा। दैट विल बी 5100 जिसको कहेंगे। अब रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन मार्कअप एंड मार्जिन। इनका रिलेशनशिप क्या है। इसमें मार्कअप टू मार्जिन, अगर मार्कअप टू मार्जिन देखना हो कि अगर हमारे पास मार्कअप हो तो उसको मार्जिन में और शिफ्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर 1 ग्रॉस प्रॉफिट है और मार्कअप का मतलब क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट एज कंपेयर टू कॉस्ट, तो कॉस्ट है 4 और ग्रॉस प्रॉफिट है 1, तो इसको क्या करेंगे 1 ग्रॉस प्रॉफिट है तो ओवर 4 + 1 मीन्स के कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर देंगे। जाहिर सी बात है जब कॉस्ट में ग्रॉस प्रॉफिट प्लस किया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो जो सेल्स प्राइस है
वो ग्रॉस प्रॉफिट को जब सेल्स प्राइस के हिसाब से कंपेयर करते हैं, मीन ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल प्राइस, तो उसको मार्जिन कहते हैं। ऐसे ही नीचे दूसरी एग्जांपल में हम देख रहे हैं 2/11, 11 है हमारे पास कॉस्ट और 2 है ग्रॉस प्रॉफिट। अब 2/11 प्लस 11 कॉस्ट है, उसमें प्रॉफिट को प्लस कर देंगे 2/11 प्लस 2, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 2/13, मीन के अब हमारे पास आ गई है ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेलिंग प्राइस, दैट इज मार्जिन। अब मार्कअप को हम मार्जिन में शिफ्ट कैसे करेंगे? इसी तरह हम अगर मार्जिन को देखें मार्कअप के हिसाब से, मार्जिन टू मार्कअप, हमारे पास मार्जिन दिया गया हो, उसको हम मार्कअप में शिफ्ट करना चाहें, ट्रांसफ़र करना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें, तो हमारे पास मार्जिन है 1/6, मीन्स के ग्रॉस प्रॉफिट 1 है ओवर सेलिंग प्राइस है, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेलिंग प्राइस है 6, और इसको अगर हम मार्कअप में शिफ्ट करना चाहें 1 ओवर सेलिंग प्राइस लेस ग्रॉस प्रॉफिट, मीन्स के जब हम ग्रॉस सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर देंगे, हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी 1/5, और 5 कॉस्ट होगी, 1 होगा ग्रॉस प्रॉफिट, 1/5 ये मार्कअप बन जाएगा, क्योंकि मार्कअप क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। सेम एज सेकेंड एग्जांपल में 3/13, 3 ग्रॉस प्रॉफिट है, 13 है सेलिंग प्राइस। अब 3 ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेलिंग प्राइस लेस ग्रॉस प्रॉफिट, जब सेलिंग प्राइस में से ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर देंगे हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, तो 3/10 आ जाएगा, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, दैट इज मार्कअप। अब इसमें हम देखते हैं कुछ फार्मूलाज, जिसमें अकाउंटिंग रेशियोज फार्मूलाई है टू कन्वर्ट मार्कअप इनटू मार्जिन। अब ये और फार्मूला है जिससे हम, अगर हमारे पास परसेंटेज दी गई हो मार्जिन की, मार्कअप की परसेंटेज दी गई हो, उसको मार्जिन में शिफ्ट करना है, टू कन्वर्ट मार्कअप इनटू मार्जिन। अब हमारे मार्जिन इज इक्वल टू मार्कअप की परसेंटेज पुट करेंगे ओवर 100 प्लस मार्कअप की परसेंटेज, लाइक हमारे पास 30% दिया गया मार्कअप, 30/100 प्लस 30, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमें हमारे पास उसकी परसेंटेज आ जाएगी मार्जिन की। ऐसे ही नीचे सेकंड में हमारे पास है टू कन्वर्ट मार्जिन इनटू मार्कअप, जब हमें मार्जिन दिया गया हो और हमने इसको मार्कअप में शिफ्ट करना हो, मार्कअप इज इक्वल टू मार्जिन ओवर 100 लेस मार्जिन। अब इसमें लेस होगा मार्जिन, लाइक हमारे पास है जी 20% ओवर 100 लेस 20, तो 20 जो करना है हमने, 20/100 लेस 20, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो परसेंटेज में शिफ्ट हो जाएगा मार्कअप। अब हमारे पास मार्कअप की परसेंटेज आ जाएगी। अब नीचे थर्ड फॉर्मूला है व्हेन देयर इज ओनली वन अमाउंट एंड 2 परसेंटेजेस, हमारे पास एक ही अमाउंट हो लेकिन परसेंटेजेस 2 हो, कोई भी हो, तो उसमें हम कैसे उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंड अमाउंट? जब सेकंड अमाउंट कर लेंगे थर्ड ऑटोमेटिकली हम मालूम कर सकते हैं उसमें प्लस माइनस करके, लाइक हमारे पास सेलिंग प्राइस है और 2 परसेंटेजेस हमें उसके हिसाब से हम मालूम हो, हमें 1% और दूसरी परसेंटेज हम ऑटोमेटिकली हमें मालूम हो जाएगी कि इतने परसेंट है इसका, तो दूसरा इतने परसेंट होगा, तो हम उस परसेंटेजेस हमारे पास 2 होंगी, तो 1% हम कैसे फाइंड आउट कर, दूसरा अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, और जब दूसरी अमाउंट हमें फाइंड आउट होगी थर्ड ऑटोमेटिकली हम प्लस माइनस के करके कर लेंगे। व्हेन ओनली वन अमाउंट इज गिवन, एक ही अमाउंट दी गई हो, सेल्स दी गई हो, कॉस्ट दी गई हो, और उसमें से और कोई भी ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट दी गई हो, तो इसमें हम डेफिनेटली उसको देख लेते हैं। गिवन अमाउंट, जो अमाउंट दी गई हो, लाइक सेल्स की अमाउंट दी गई है, ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज, जो गिवन अमाउंट की परसेंटेज है उसकी हम परसेंटेज देख लेंगे कि कितना ये परसेंट है उसमें ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से, और फिर हम देखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड परसेंटेज, जो रिक्वायर्ड परसेंटेज, लाइक हमारे पास अगर हम इसी को एग्जांपल ले लें कि हमारे पास अमाउंट दी गई है 30,000 सेल्स की, और उसकी परसेंटेज है उसमें जी सेल्स की 100%, 100% से हम मल्टी डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई, अब कॉस्ट की हमारे पास है जी उसके हिसाब से, रेशो के हिसाब से हमारे पास है जी कॉस्ट उसमें 70% आ रही है, तो 70% से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 70,
30,000 ओवर 100 मल्टीप्लाई 70, तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी जो कि सेकंड अमाउंट होगी, क्योंकि फर्स्ट मालूम हमें थी, उसकी बेस पे हमने सेकंड अमाउंट फिगर मालूम कर ली, 2 परसेंटेजेस हमें मालूम थी। तो इसको फार्मूला को जब हम अप्लाई करेंगे तो देन हम देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आप ये इसको अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ये कुछ कॉस्ट, जैसे ये इसमें देखें आप, कॉस्ट प्राइस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इसमें देख लें, अगर पहले अब में मार्कअप दिया गया है 25%, अब मार्कअप 25% है, तो मार्कअप किसका होता है जी? ऑन कॉस्ट प्राइस होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर 25% ऑफ कॉस्ट है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ कॉस्ट है, तो कॉस्ट प्राइस जो है 100% होगी, तो डेफिनेटली सेल्स प्राइस 125% होगी। अब हमें इसकी बेस पे हम 1% हमें दी गई है, तो उसकी बेस पे हम दोनों परसेंटेजेस मालूम कर सकते हैं। तो एक अगर हमें मालूम हो, अमाउंट एक हमें गिवन हो, तो उसकी बेस पे हम तीनों अमाउंट्स हमें मालूम होगी, उसकी बेस पे हम सेकंड अमाउंट मालूम करके थर्ड ऑटोमेटिकली हम प्लस माइनस करके ले सकते हैं। ऐसे दूसरे में, नीचे वाले में जिसमें मार्जिन 25% दिया गया है, सेम इसी तरह अगर मार्जिन 25% हो, मार्जिन क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल। अब सेल्स पे है, अब जब सेल्स पे होगा तो सेल्स 100% होगी, क्योंकि 25% है मार्जिन ऑन सेल्स है, सेल्स प्राइस है, तो सेल्स जो ज़ाहिर है 100% होगी, तो 100% सेल्स होगी, तो डेफिनेटली जब हम कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो सेल्स बनता है 75% कॉस्ट होगी, 75 प्लस 25 इज इक्वल टू 100%। तो ये है इसका सिनेरियो पूरा। इसमें कॉमनली यूज्ड अकाउंटिंग रेशियोज जो है ना वो यूज़ की जाती हैं। देयर आर सम रेशियोज दैट आर इन कॉमन यूज फॉर द पर्पज ऑफ कंपेयरिंग वन पीरियड्स रिजल्ट्स अगेंस्ट दोज ऑफ वेरियस पीरियड्स। एक पीरियड को दूसरे पीरियड से कंपेयर करने के लिए जो डिफरेंट हमारे पास रेशियोज की जाती हैं उसको हम देख लेते हैं। टू ऑफ दोज मोस्ट इन यूज आर द रेशियोज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स के ऊपर हम देखते हैं कि कंपेयर करके, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मार्जिन। एंड द रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर को देखते हैं हमने कितनी दफ़ा सेल्स किया। टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर का मतलब है इन्वेंट्री टर्नओवर भी इसको कहते हैं, कि हमने इन्वेंट्री कितनी दफ़ा साल में एक ही इन्वेंट्री को सेल्स किया है। मींस के अगर हमारे पास 100 यूनिट्स हैं तो हमारे पास फिर से 100 होंगे, फिर इसको हमने एक मंथ में एक 100 यूनिट्स को सेल किया है, फिर से हमारे पास परचेज हुए, फिर हमने सेल्स किया, फिर परचेज हुए, फिर से कितना टर्नओवर इसका रहा। तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, इसका क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स मल्टीप्लाई 100, ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, इसका फॉर्मूला है। और नेक्स्ट इसमें जैसे ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया गया है हमारे पास, ये दो है, 2009 और 10 का है। इसमें सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये बोथ ईयर्स की हमारे पास हैं जी। एक में हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 1400, एक में 1000 आ रहा है, एक में सेल्स है 7000, एक में 8000 है। इसमें डिफरेंट है, ये हम इसको देखेंगे कि आगे उसमें रेशोज़ में जब हम फाइंड आउट करेंगे रेशोज़। इसमें इन द ईयर 2009 द ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स वाज। अब इसमें देखेंगे कि जो फॉर्मूला हमने किया था कि ग्रॉस प्रॉफिट ओवर सेल्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट को परसेंटेज पे डिवाइड करेंगे 1400 ओवर 7000 मल्टीप्लाई 100, तो ये 20% होगा। इट मीन्स के जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना परसेंटेज के सेल्स के हिसाब से हमारा 20% है। और 2010 में ये क्या हो गया? तो 2010 में हमारी सेल्स थी 8000 और ग्रॉस प्रॉफिट था 1000 ओवर 8000 मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास जो है ना वो ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज हमारे पास डिक्रीज होके 12.5% रह गई, जो कि 20% थी। अब इसमें हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों ग्रॉस प्रॉफिट का, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स अगर परसेंटेज के हिसाब से कंपैरिजन करना चाहें। नेक्स्ट स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
ओवर एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स, इसमें टाइम्स में आएगा नंबर ऑफ टाइम्स स्टॉक इज टर्न ओवर विद इन अ पीरियड। अब इसमें देखेंगे कि कितना है टर्न ओवर कितना रहेगा विद इन अ पीरियड। इसमें 2009 में हमारे पास है जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है 5600 है। ओवर एवरेज इन्वेंट्री कैसे होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, इनको 2 में कर दे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। जब इनको हम डिवाइड करेंगे दोनों इनको सॉल्व करके तो 8 टाइम्स पर ईयर मीन्स कि हम 1 ईयर में 8 टाइम्स इन्वेंट्री को सेल्स किया। जो हमारे पास इन्वेंट्री थी उसका टर्न ओवर 8 रहा, तो 8 टाइम्स मीन के उस इन्वेंट्री जो हमारे पास होती है हम जिसको परचेज करते हैं, हमारे पास इन्वेंट्री थी तो उसको हमने 8 टाइम्स किया है एवरेज इन्वेंट्री को एक साल में। अब 2010 की कितनी है 7000 है जी हमारे पास, इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और इसको हमने एवरेज इन्वेंट्री पे डिवाइड किया। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये 7 टाइम्स पर ईयर रहा कि इसमें 7 टाइम्स हमने सेल किया। इससे ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाता है, प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है जब सेल्स कम हो जाती है, टर्नओवर कम हो जाता है। एंड इसमें देखें हम इसको मंथ्स में देख सकते हैं, डेज में देख सकते हैं। देखें 2009 में आप नीचे अगर देखें मंथ्स में देख रहे हैं 12/8 है तो उसको हम 12/8 8 टाइम्स आ रहा था तो 12/8 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 मंथ्स। मीन के हमने इसको कैसे 1.5 मंथ में हमने एक टर्न ओवर की। मीन्स कि अगर 8 टर्न थी तो अगर मंथ्स में देखा जाए ना तो एक टर्न ओवर हमारी थी 1.5 मंथ में। और 2010 की कितनी थी 12/7, इसमें 7 थी तो 7 पे डिवाइड कर देंगे 12 को तो 1.7 मंथ्स मीन्स के 1.7 मंथ्स में 1.7 मंथ्स में हमने इसको एक टर्न हमारी थी। इट मीन्स के ये उससे ज़्यादा है इसकी टर्न ओवर, मीन्स के इसने लेट इसने सेल किया इन्वेंट्री को एक टर्न। क्योंकि और डेज में कैसे होगा, जितने डेज होंगे लाइक उसमें मंथ्स में 12 मंथ्स होते हैं, मंथ्स को डिवाइड कर दें टर्नओवर पे तो जितने टाइम्स आया। अब इसको डेज होते हैं 365, उसको डिवाइड कर दें 8 पे तो 45 डेज। जैसे वो 1.5 मंथ्स उसको अगर हम देखें तो 45 डेज ही होते हैं उसमें, लाइक 1 मंथ का 30 और 5 का हाफ 15, 45.6 डेज इसमें एग्जैक्ट आ रहा है। और 365/7 2010 में अगर डेज में देखें तो 52 डेज बनते हैं इसमें 2010 में, क्योंकि ये 1.7 का जो है ना तकरीबन 52 डेज बनेंगे और इसको अगर 365/7 करें तो 52 डेज बनेंगे। ये हमारा मंथ्स और डेज में इसको देख सकते हैं।